द ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु गेव हिज लाइफ और सोल्ड इट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन ऑथर आर्थर मिलर का बहुत ही फेमस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। अगर बात करें कि ये प्ले क्यों लिखा गया, इसके लिखने का क्या पर्पस यानी क्या मकसद था, तो इस प्ले में आर्थर मिलर ने अमेरिकन ड्रीम के जरिए होने वाली डिसअपॉइंटमेंट और फेलियर को जाहिर किया है कि किस तरह अमेरिकन सोसाइटी में लोग कामयाब होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। बेसिकली अमेरिकन ड्रीम एक आइडियोलॉजी और एक सोच थी कि कोई भी आदमी, चाहे वो अमीर घर में पैदा हुआ है या गरीब घर में, पैसा कमा सकता है। तो लोग अब दौलत कमाने के लिए अमेरिका का रुख करने लगे, लेकिन वहाँ उन्हें मायूसी और नाकामियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई भी रातों रात तो अमीर हो नहीं सकता और पैसा नहीं कमा सकता। और इस प्ले के जरिए आर्थर मिलर ने अमेरिकन ड्रीम की दूसरी साइड भी दिखाई है कि ये एक फ्लॉड टर्म है जिससे लोगों को सक्सेस की बजाय फेलियर का सामना करना पड़ रहा था। ये प्ले 1948 में लिखा गया और 1949 में पब्लिश हुआ। 1949 में इस प्ले को पुलिट्जर प्राइज ऑफ ड्रामा भी मिला। इसका लिटरेरी पीरियड है सोशल रियलिज्म और ये प्ले एक ट्रेजेडी और सोशल कमेंट्री है। इसकी सेटिंग रखी गई न्यूयॉर्क और बोस्टन में, जबकि इसका प्रोटैगनिस्ट विली लोमन नाम का एक आदमी है और एंटागोनिस्ट अमेरिकन ड्रीम है, जिसके फरेब में विली और उसका बेटा अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। अगर बात करें इस प्ले के मेजर थीम्स की, तो सबसे पहले है अमेरिकन ड्रीम। प्ले का प्रोटैगनिस्ट विली लोमन भी अमेरिकन ड्रीम पूरा करना चाहता था, लेकिन उसको लगता था कि पैसा या दौलत किताबी नॉलेज या हार्ड वर्क से नहीं आता, बल्कि ये नेचुरल स्किल्स के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। फिर है डिनायल। इस प्ले का तकरीबन हर करेक्टर रियलिटी को मानने से इनकार करता है और वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। प्ले का प्रोटैगनिस्ट विली लोमन ये जानते हुए भी कि वो एक मीडियोकर सेल्समैन है, मुसलसल अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागता रहता है कि एक दिन वो भी बहुत पैसा कमा लेगा और उसके पास बहुत कुछ होगा। वो ऐसे ही इल्यूजन्स में रहता है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कभी भी नहीं होता और वो गुर्बत में ही ज़िंदगी गुजार देता है। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और एस्केप चाहता है, इसलिए कभी माजी को याद करने लगता है, यानी पास्ट मेमोरीज को रिकॉल करता है। लिहाजा यहाँ नॉस्टैल्जिया का थीम भी है। फिर इस प्ले में फादर्स एंड सन्स के दरमियान रिलेशन भी दिखाया गया है। विली अपने बेटों को भी ऐसी वैल्यू सिखाता है जो उनके मुस्तकबिल में उनके बिल्कुल भी काम नहीं आती। वो उन्हें लक ओवर हार्डवर्क यानी मेहनत की बजाय किस्मत और लाइकेबिलिटी ओवर एक्सपर्टीज यानी सीखने की बजाय पसंद पर यकीन करना सिखाता है। इस तरह विली ने जो कामयाबी का ख्वाब अपने बेटों को दिखाया, वो किसी काम ना आया, बल्कि उनके लिए मायूसी की वजह बना। फिर है बिट्रेल। लिहाजा जब विली अपने बेटों को ऐसी चीज़ें सिखाता है लेकिन फ्यूचर में उनके कुछ काम नहीं आता, तो उन्हें लगता है कि उनके फादर ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन दूसरी तरफ विली को लगता है कि उसके बेटे अब उसकी बात ना मानकर उसे धोखा दे रहे हैं। अगर बात करें टाइटल सिग्निफिकेंस की, डेथ ऑफ अ सेल्समैन, तो आर्टिकल दा की बजाय आ इस्तेमाल किया गया, यानी ये सेल्समैन कोई पर्टिकुलर नहीं है, बल्कि अमेरिका का हर वो सेल्समैन है जो अमेरिकन ड्रीम के पीछे भागता है। कहानी शुरू होती है विली लोमन से, जो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है और ये अभी अभी एक सेल्स ट्रिप से ब्रुकलिन वापस अपने घर आया है। 63 साल की उम्र में विली अपनी तनख्वाह खो चुका है, यानी इसे कोई सैलरी नहीं मिलती और ये सिर्फ कमीशन पर काम करता है। लेकिन इस सेल्स ट्रिप में ये कुछ भी बेच नहीं पाया और अब ये बहुत परेशान है कि क्या करे, क्योंकि कर्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये काम नहीं कर पा रहा। लिहाजा ये अपना ब्रीफकेस हाथ में पकड़े घर में दाखिल होता है और तभी फ्लूट बजती है। तब विली की वाइफ लिंडा इसके पास आती है और जब वो देखती है कि विली बहुत परेशान है और कहती है कि तुम इधर उधर सफ़र करने की बजाय न्यूयॉर्क में ही कोई काम कर लो। लिंडा फिर एस्पिरिन लेती है, क्योंकि ये एस्पिरिन एडिक्टेड है। इनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा बिफ जो 34 ईयर्स ओल्ड है और छोटा बेटा हैप्पी जो बिफ से 2 साल छोटा है। बिफ बहुत अरसे से खेतों में काम कर रहा था और ये अभी घर आया है ताकि अपनी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन, एक नया रुख दे सके। विली का ख्याल है कि इसका बेटा बिफ अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रहा, लिहाजा इन दोनों बाप बेटे में क्लैशेस होते हैं। जबकि दूसरी तरफ हैप्पी एक स्टोर में असिस्टेंट के तौर पर काम करता है, लेकिन इसका ख्याल है कि वो ऑफिस में काम करने की बजाय आउटडोर वर्क में ज़्यादा अच्छा महसूस करता है।
फिर विली अकेला किचन में बैठा हुआ अपने पास्ट को याद करने लगता है कि जब बिफ और हैप्पी छोटे थे और हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, तब वो अपने बाप को हीरो की तरह समझते थे और उनका बाप उनके लिए एक हीरो था। इनके नेबर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन चार्ली और उसका बेटा बर्नर्ड रहते थे। बर्नर्ड एक सीरियस स्टूडेंट है जो बहुत दिल लगा के पढ़ता है और ये और बिफ एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। लिहाजा अब विली चार्ली और बर्नर्ड के बारे में सोचता है कि इनमें नेचुरल स्किल्स की कमी है और दौलत और पैसा कमाने के लिए नेचुरल स्किल का होना ज़रूरी है। फिर लिंडा और विली की आपस में बातें होने लगती हैं तो विली कहता है कि उसका कमीशन इस बार इतना कम था कि वो मुश्किल से ही बिल पे कर पाएंगे। तब विली ऊंची ऊंची बोलने लगता है तो चार्ली देखने के लिए आता है कि विली ठीक है या नहीं। फिर विली और चार्ली मिलकर कार्ड खेलने लगते हैं। विली खेलते हुए अपने मरे हुए भाई बेन के बारे में बातें करने लगता है, जिसने 17 साल की उम्र में घर छोड़ा और अफ्रीका और अलास्का में डायमंड का बिजनेस किया और खूब पैसा कमाया। अब विली पछताता है कि काश वो भी तब बेन के साथ घर से निकल गया होता तो आज वो भी बिजनेसमैन होता। फिर चार्ली विली को जॉब ऑफर करता है लेकिन विली जॉब करने से इनकार कर देता है। इसके बावजूद वो हर हफ्ते चार्ली से पैसे उधार लेता है लेकिन जॉब करने के लिए राजी नहीं होता। अब चार्ली वहां से चला जाता है और विली सितारों को देखने की कोशिश करते हुए सहन में आता है। फिर लिंडा अपने दोनों बेटों से विली की बिगड़ी हुई ज़हनी हालत पर बात करने की कोशिश करती है और बिफ को डांटती है कि वो अपने बाप से बदतमीजी ना किया करे। लिंडा बताती है कि विली ने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, एक बार कार एक्सीडेंट में और दूसरी बार वाटर हीटर के रबर हॉस को मुंह में डालकर सांस लेने की कोशिश की, यानी हीटर के पाइप को मुंह में डाला ताकि गैस अंदर जाए, इस तरह वो मर जाए, लेकिन विली दोनों बार बच गया था। बिफ परेशान हो जाता है और कहता है कि अब वो घर से बाहर नहीं जाएगा और अपने पुराने एम्प्लॉयर बिल ओलिवर से कुछ पैसे उधार पकड़कर खुद बिजनेस करेगा। वो और हैप्पी मिलकर स्पोर्टिंग गुड्स यानी खेलों का सामान बेचने वाला बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे उनका फादर खुश हो जाएगा। जब विली को इस आइडिया के बारे में पता चलता है तो उसकी और बिफ के दरमियान फिर से झगड़ा होता है और वो बिफ को बिल ओलिवर से कुछ पैसे उधार पकड़ने के लिए मशवरा देता है और तरीका सिखाता है। अगली सुबह लिंडा के कहने पर विली अपने बॉस हॉवर्ड वागनर के पास जाता है और कहता है कि उसे न्यूयॉर्क में ही कोई जॉब दे दी जाए क्योंकि वो अब ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन हॉवर्ड इनकार कर देता है। विली वहां से मायूस होकर वापस चार्ली के ऑफिस में पैसे उधार लेने आता है और यहाँ वो बर्नर्ड को देखता है जो अब सक्सेसफुल लॉयर बन चुका है। क्योंकि बर्नर्ड पढ़ता था, मेहनत करता था तो आज वो अच्छी पोस्ट पे था, जबकि उसके बेटे बिफ ने हाई स्कूल में फुटबॉल खेलने के अलावा और कुछ भी अचीव नहीं किया था। फिर बिफ हैप्पी को आकर बताता है कि उसके बॉस बिल ओलिवर ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है, लेकिन हैप्पी बिफ को कहता है कि तुम विली से झूठ बोलना कि पैसे मिल गए हैं, इस तरह हमारा फादर खुश हो जाएगा। विली घर आकर बताता है कि उसे जॉब नहीं मिली। अब फिर से विली और बिफ के दरमियान झगड़ा होने लगता है। बिफ को लगता था कि उसके नाकाम होने का जिम्मेदार उसका फादर है, जबकि विली को माजी की परेशान कुन यादें तंग कर रही थी। विली बिफ का हाई स्कूल कैरियर याद करने लगता है जब बिफ मैथमेटिक्स में फेल हो गया था, और ये बताने के लिए जब वो विली के पास बोस्टन के एक होटल पहुंचा तो विली एक औरत दी वुमन के साथ कमरे में था। बिफ ये देखकर इस कदर मायूस होता है कि उसने कॉलेज छोड़ दिया और अपने फादर के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है जब लिंडा अपने दोनों बेटों बिफ और हैप्पी को डांटती है कि वो विली से इस तरह बात ना किया करें। मायूस और शर्मिंदा बिफ अपने फादर की तरफ जाता है, लेकिन उसे एक बात समझ आ गई थी कि ना तो वो और ना ही विली कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे और अमेरिकन ड्रीम अचीव कर पाएंगे। विली आधी रात के वक्त घर के पिछले सहन में कुछ बीज बो रहा था और अपने भाई बेन के बूथ से बातें कर रहा था कि अगर वो मर जाएगा तो उसकी फैमिली को $20,000 इंश्योरेंस की रकम मिलेगी। लिहाजा वो कार लेकर घर से निकलता है और खुद का एक्सीडेंट करवा लेता है। इस तरह विली की डेथ हो जाती है। फिर विली का फ्यूनरल होता है। चार्ली और बर्नर्ड भी उसके फ्यूनरल में आते हैं, लेकिन बिफ को अब भी यकीन था कि उसका फादर बेकार में मर गया, जो अपनी पूरी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। लिंडा तब सोचती है कि विली की डेथ से एक तो फायदा हुआ, उनके सारे कर्जे अदा हो गए। इस प्ले में कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले कार,
जो सिंबलाइज करती है इंडिविजुअल मोबिलिटी को, यानी विली आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कार के जरिए जा सकता था। इसी कार से उसने प्ले के एंड पे सुसाइड किया। फिर विली का ब्रीफकेस जो सिंबलाइज करता है बर्डन को, यानी विली पे अपने बेटों का भी बोझ था और घर का भी बोझ था जो वो चला नहीं पा रहा था। फिर है फ्लूट जो प्ले की ओपनिंग सीन्स में बजती है और ये सिंबलाइज करती है पास्ट और नोस्टैल्जिया को। फिर एस्पिरिन जो लिंडा लेती है, ये सिंबलाइज करती है एस्केप को, यानी वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और इसीलिए एस्पिरिन एडिक्टेड थी। फिर स्टॉकिंग यानी जुराबें, लिंडा प्ले में स्टॉकिंग करती है और ये सिंबलाइज करती हैं विली के गिल्ट को, लिंडा के नॉस्टैल्जिया को कि वो भी पास्ट के बारे में सोचती थी। फिर है सीड्स जो सिंबलाइज करते हैं होप को। प्ले के आखिर में विली अपने सेहन में बीज बोता है ताकि वो ग्रो करें और उसके मरने के बाद भी उसके बेटों को फायदा दें। फिर है रबर हॉर्स जो सिंबल है विली के सुसाइड का, यानी इसी के जरिए विली ने गैस इनहेल करने की कोशिश की थी। इसी के साथ ये प्ले एंड होता है।